सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? कोणार्क में। और इस मंदिर का उपनाम क्या है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है सौराष्ट्र भारत के किस एक राज्य का उपक्षेत्र है? सौराष्ट्र गुजरात का उपक्षेत्र है। ठीक है, आगे बताना है पंच प्यारे प्रथा का आरंभ करने वाले सिखों के क्या में गुरु थे? पंच प्यारे प्रथा को स्टार्ट करने वाले सिखों के क्या में गुरु थे या कौन गुरु थे? किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है पंच प्यारे प्रथा का आरंभ किया गया था। सिखों के क्या में गुरु हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। आप सभी को याद कराया था सिखों के 10 गुरु का नाम करवाया था, याद है? एक बार फिर से सुनिएगा, जिनको नहीं याद होगा शांति से सुनिएगा। सिखों के प्रथम गुरु यानी गुरु संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। आगे पूछा था गुरु नानक के द्वारा जो है एक प्रथा शुरुआत किया गया था जिसे लंगर प्रथा बोलते हैं। ठीक है, लंगर प्रथा शुरू किया गया था। और लंगर और पंगत होता था। पंगत मतलब बोलते हैं कि पंक्ति में जो बैठ के खाना खाया जाता है। अभी भी देखते होंगे सिख धर्म में जो ये चलता है भंडारा चलता है, उसमें लोग लंगर में बैठ के खाते हैं। ठीक है, तो वही होता है। लंगर व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु नानक के द्वारा। और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, जो सिखों के दूसरे गुरु हुए। अब आगे आपको बताना है गुरु अंगद का जो है प्रारंभिक नाम क्या था? लहना नाम था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा? लहना हो जाएगा। फिर आगे जाके सिखों के तीसरा गुरु का नाम बताना है आपको। तो सिखों धर्म के तीसरे गुरु का नाम अमरदास। कौन हो जाएंगे? अमरदास। 3 का नाम आपको याद कराए, कौन कौन? गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु अमरदास। अमरदास सिखों के तीसरे गुरु। और गुरु अमरदास की ही बेटी थी एक बीबी भानी। ठीक है, बीबी भानी, जिसको जो है अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दिया जाता है। और उस जमीन में आगे चल के जो है अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, और अमरदास का कौन होता है? गुरु रामदास दामाद होता है। ठीक है, यानी बीबी भानी से शादी होती है अमरदास का। तो सिखों के चौथा गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु रामदास। 4 तक क्लियर हो गया होगा। 5वें गुरु का नाम यदि बोले तो सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। और गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसके द्वारा? जहांगीर के दे दिया गया था। और जहांगीर का ही पुत्र था खुसरो, जिसका मदद करने के कारण, ठीक है, यानी खुसरो खां का मदद करने के कारण जो है जहांगीर के द्वारा किसको मृत्यु दिया गया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। आगे आपको बताना है सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद। ठीक है, अर्जुन देव के बाद कौन हो जाएंगे? हरगोविंद। और हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दरबार में नगारा बजाने की प्रथा जो किसके द्वारा शुरू की गई थी? गुरु हरगोविंद के द्वारा। कुछ याद हो रहा है? ठीक, आगे सिखों के 7वें गुरु कौन हो जाएंगे? हर राय। पहले हर राय, 7वें गुरु हर राय। फिर 8वें गुरु हर किशन है। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भी जस्ट बताए थे पंच प्यारे नामक प्रथा किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसके द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक और प्रथा था, क्या था? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1699 में किए थे। 1699 में किए थे। ठीक है, जो कि सिखों के 10वें गुरु, जो कि अंतिम गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 10 गुरु का नाम एक बार फिर से आप सिर्फ नाम बोल देते हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। 10 का एक साथ। अब एक बार फिर से बोले, नाम लिखना है। जाके घर पे जाके वीडियो को देखिएगा, दोबारा पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। जिनको अगर देखना होगा दोबारा जाके नोट कर लीजिएगा वीडियो से, यानी तो बुक में, हर बुक में दिया हुआ है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। आगे बताना है कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जो है, मुंबई अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था। और इसे प्रस्तुत कहाँ किया गया था? वर्धा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे बताना है IIT की परिकल्पना किस देश से ली गई है? जी, IIT की परिकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका से, USA से लिया गया है। ठीक है, आगे आपको बताना है क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग जो है किसमें करते हैं? रॉकेट इंजन में करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें? रॉकेट में। आगे बताना सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है?
अरुण हो जाएगा। सुन लीजिए, इधर से दूसरा सबसे बड़ा गर्म और अंतिम से दूसरा सबसे ठंडा, नहीं समझे? ठीक है, इधर से दूसरा कौन सा? वैसे आपके अकॉर्डिंग कहा जाना चाहिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा होना चाहिए? बुध ना। जब वरुण इसको करते सबसे गर्म ग्रह कौन सा होना चाहिए? बुध। लेकिन बुध तो सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? अरुण हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? क्या रीजन क्या है कि शुक्र सबसे? देखिए, शुक्र सबसे ज्यादा गर्म वायुमंडल के कारण। ठीक है, वायुमंडल में जो है कार्बन CO2 की मात्रा पे डिपेंड करता है गर्मी। पृथ्वी पे जो गर्मी है किसकी मात्रा पे डिपेंड है? ठीक है, CO2। ऐसा नहीं है सूर्य के बगल में छोटा भी तो है, ठीक है, इसलिए एक झुकाव होता है, उस झुकाव के कारण। आगे बताइएगा आप, बुध सबसे क्या हो गया? सॉरी, शुक्र सबसे गर्म और सबसे ठंडा अरुण हो गया। आगे पार्थिव ग्रह पूछ रहे थे कि आपको पार्थिव ग्रह किसको कहा जाता है? वो अलग हो जाता है नंगी आंखों से, अभी क्लियर करवा देते हैं। पार्थिव ग्रह 4 होता है, प्रथम 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है और अंतिम 4 को जो है बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। बाह्य ग्रह यानी बाहरी ग्रह। ठीक है, पार्थिव यानी इंटरनल। तो प्रथम 4 में कौन कौन सा आ जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ध्यान रखना, कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये प्रथम 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और अंतिम 4 में कौन सा हो जाएंगे? बृहस्पति, मंगल हो गया ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, मंगल काहे लगा रहे थे आप लोग? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। आप बोल रहे थे नंगी आंखों से किसे देखा जाता है? तो जितने भी ग्रह का नाम जो है दिन के नाम पे यानी सप्ताह के दिनों के नाम पे है, उन सभी ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आसानी से याद हो गया होगा। कौन कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा, इसके बाद शुक्र हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ये 4 ग्रह को जो है नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और कौन दिन छूट गया? बृहस्पति बोले तो नहीं बोले थे। अच्छा, 5 को हो जाएगा, मंगल हो गया, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि। ठीक है, यानी मंगलवार से सब तक कंटिन्यू ही हो गया। ठीक है, और बाकी 2 तो ग्रह है ही नहीं। चलिए आगे बताना है, पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना है, पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? पारसी धर्म के लोगों का जो है आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? तो बालसार में है। ठीक है, हाँ, बलसार में पड़ता है। ठीक है, आगे बताना, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के बिल्कुल सही है, शंकराचार्य हो जाएंगे। और लूसेंट देखे तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। अब देखिए हमको इस याद कैसे करना है, इसको याद करने में बहुत कंफ्यूजन भी होता है, नहीं होता है? जिनको नहीं होता है बताइएगा अभी सब। ठीक है, आगे बताना है, द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? माधवाचार्य। और इसके आचार्य कौन है? द्वैतवाद के आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ इसके आचार्य हो जाएंगे। शुद्धाद्वैत के संस्थापक बताइएगा। आचार्य वल्लभाचार्य हो जाएगा, सही है। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुज। चलिए याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी जिनको नहीं याद है उनको याद करवाते हैं आसानी से कैसे याद करना है। देखिएगा, विशिष्टाद्वैत से बताते हैं आपको। विशिष्टाद्वैत कौन हो जाएंगे? रामानुजा। ठीक है, अब कैसे याद रखना? विशिष्ट, अब इंसानों में विशिष्ट व्यक्ति कौन थे? राम थे ना इंसान में, यानी भगवान राम बोलते हैं। इससे ध्यान रखना, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। ठीक है, राम ने रामानुजाचार्य है तो रामानुज भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो याद हो गया। दूसरी की बात करते हैं, इसके बाद है एक, अभी क्या बताए थे आप लोग को? शुद्धाद्वैतवाद बताइए सबसे। शुद्धाद्वैत तो इसका होता है वल्लभाचार्य। अब कैसे याद रखेंगे शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य कैसे होंगे ये बताना है। तो शुद्धाद्वैत देखिए, 100 से सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है, नहीं होता है? शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। वल्लभ से वल्लभा बता रहे हैं आपको, यानी शुद्धाद्वैतवाद की कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। इसके साथ साथ जो है एक बोले थे आपको अभी, क्या था इसमें? शंकराचार्य किनके हैं? अद्वैतवाद के संस्थापक। अद्वैतवाद के संस्थापक। अब बताइए, अद्वैत भगवान में कौन अद्वैत है? शंकर भगवान। सीधा ऐसे करके याद रखिएगा, अद्वैत यानी उनके जैसा कोई नहीं है। तो अद्वैतवाद ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। 3 तो आपको याद हो गए। 3 के बाद 1 2 ऐसे 3 रहेगा तो ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन रहता है, आसानी से 3 को हटा सकते हैं। चौथा की बात पता है, द्वैताद्वैतवाद। तो द्वैताद्वैतवाद निम्बाकाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्वैताद्वैतवाद के निम्बाकाचार्य हो जाएंगे। और एक बच जाता है द्वैतवाद का,
तो आनंद तीर्थ, या फिर कहीं कहीं इसी की जगह पे माधवाचार्य भी देता है, ठीक है। द्वैतवाद के आनंद तीर्थ या फिर माधवाचार्य। आगे बताना है, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हो जाएंगे। आगे बताना, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक, परमार्थ का रामदास हो जाएंगे, ठीक है। और आपको बताना, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे, ठीक है, रामदास है। और राम भक्त के संस्थापक रामानंद हो जाएंगे, सही है। आगे बताना, आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पूछने का मेन रीजन यही था। आगे बताना है आपको, कोरबा जो है कोलफील्ड, ये कहाँ स्थित है? कोरबा कोलफील्ड जो कहाँ स्थित? छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। और अष्टदिग्गज क्या थे? 8 कवियों का जो है संगम था, 8 कवियों का जो है समूह था। आगे बताना, दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले जो है किस राजवंश ने शासन किया था? कितना आप लोग हम क्या बताए, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने जो है मुगलों से पहले शासन कर रहा होता है? लोधी वंश नहीं बोल सकते हैं, सही में बकलोल हैं आप लोग, ठीक है। अब सोच के देखिए ना आप लोग को इतना। अब देखिए, बाबर किसको हरा के मुगल वंश का स्थापना किया था? इब्राहिम लोधी को जब हराया तो इब्राहिम लोधी किस वंश का था? लोधी वंश। हम पूछ रहे थे किस वंश का था, तो क्या बोलते हैं? ठीक, ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने शासन किया था। 5 का क्रम बताना है। पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। दूसरा कौन वंश था? खिलजी वंश था। तीसरा कौन सा? तुगलक। और चौथा सैयद। और 5वां लोधी। अब तीसरे में सैयद बोल रहे थे कोई लोग, गुलाम बताते। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। नहीं याद होगा, याद करवाते हैं, रुकिए। एक ट्रिक नोट का, अगर जिनको करना होगा, गुल खिले तुम शायद लोगे, ठीक है। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तो तुम शायद लोगे, इसका मतलब क्या? गुल से गुलाम वंश। क्या बैठ में कोई समस्या है क्या? बताइए। ठीक, आते हैं, ठीक है। इससे गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। खिले से कौन सा वंश हो जाएगा? खिलजी वंश हो जाएगा। और गुल खिले हो गया। आगे फिर है तुम, ठीक है। तुम से तुगलक वंश हो जाएगा। शायद से सैयद वंश। लोगे से लोधी वंश। अभी भी याद रहेगा कि अभी भी नहीं रहेगा? ठीक है, चलिए बार बार कोशिश करिएगा सुनने का, अपने आप याद होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बाकी कभी कभी हमें लगता है कि ये सब नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए। 5 वंश हो गया। अब 5 वंश का आपको शासन पीरियड बताते हैं कि कब से कब तक कौन सा वंश शासन किया था। तो गुलाम वंश की बात करते हैं, कब से कब तक हो जाएगा? 1206 से लेके 1290 तक। आगे फिर बात करते हैं खिलजी वंश का, कब से कब तक हो जाएगा? 1290 से लेके 1320 तक। आगे फिर खिलजी के बाद तुगलक वंश कब से कब तक हो जाएगा? 1320 से लेके 1414 तक। आगे फिर तुगलक के बाद सैयद वंश हो जाएगा, कब से कब तक? 1414 से लेके 1451 तक। 1414 से लेके 1451 तक। और आगे फिर है सबसे लास्ट वंश लोधी वंश, जो 1451 से लेके 1526 तक है। कब से कब तक है? 1451 से 1526 तक। और आप सभी को पता है लास्ट कब हुआ था गुलाम वंश? सॉरी, अभी बोले दिल्ली सल्तनत का जो है लास्ट कब हुआ था? 1526 में। किसके द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया था? बाबर के द्वारा हराया गया था। किस युद्ध में? पानीपत की लड़ाई में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। आगे बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। जो डेट की यदि हम बात करते हैं 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई हुआ था पानीपत का, जो किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब? 1761। और किसके मध्य? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जो कि कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हो गया।
जिसमें आप सभी को आप पहले बताते हैं गुलाम वंश के संस्थापक, सभी वंश के बारे में एक बार बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हमें लगता है टॉपिक वाइज ही चलना चाहिए आप लोग में, मिसलेनियस में नहीं याद होता है, टॉपिक वाइज ही चलने दें, ठीक है। क्या हुआ, हम समझ रहे जो ज्यादा तेज होंगे उनको दूसरे बैच में डाल देंगे, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बनना है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, आज दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश के बारे में बताते हैं आप सभी को, ठीक है। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1200। देखिए ज्यादा रामायण नहीं बताएंगे, जितना जरूरत का चीज है बस सिर्फ उतना ही को बताते हैं, ठीक है। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आगे बताना, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है अपना इक्ता जो है किसको प्रदान करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आगे अपने नाम से यानी कि जो है किस वंश का स्थापना करता है? गुलाम वंश का। कहीं कहीं पे इसे सलेवरी डायनेस्टी भी दिया हुआ रहता है, इंग्लिश में सलेवरी वंश, ठीक है, हाँ, यानी और दास वंश भी कहीं कहीं पे दिया हुआ रहता है, इसलिए ध्यान रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में गद्दी पे बैठे और 1210 में मर जाते हैं बेचारे। कब मरते हैं? 1210 में। कैसे मृत्यु हो जाती है इनकी? तो घोड़े से गिरकर, और एक खेल है चौगान पोलो खेलते समय, यानी पोलो खेल खेलते समय। और आपको यह भी बताया था कि पोलो खेल का उदय भारत के किस राज्य में हुआ है? पोलो खेल का उदय भारत के किस राज्य में हुआ है? मणिपुर में हुआ है, तो ध्यान रखना है मणिपुर में। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 4 होता है, या कहीं कहीं 2 या 4 भी दे सकता है, ठीक है, 2 या 4, तो 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। किसका? कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। और कुतुब मीनार का नींव रखा, और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का काम किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया गया। फिर आगे चल के पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का जो है वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा प्रकट किया गया था, यानी वर्तमान में जैसा अभी दिख रहा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्योंकि होती क्या है, बीच में एक बारिश के दौरान ठनका आता है, जिस कारण से है उसके तीसरे मंजिल जो है ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है, जिस कारण से एक ही बार तीसरा चौथा, यानी अभी 4 मंजिल का है शायद, ठीक है, तीसरा और चौथा मंजिल किसके द्वारा बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। आगे अब बताना है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। और अलाई दरवाजा कहाँ स्थित होगा? दिल्ली में ना। जब कुतुब मीनार नई दिल्ली में है तो अलाई दरवाजा कहाँ होगा? दिल्ली में, क्योंकि उसी का प्रवेश द्वार है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आपको बताना है अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। क्या बात कर रहे हैं दोनों लोग, बताइए तो। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? कोई नहीं बोलिएगा अभी, किसके द्वारा बनवाया गया था? बोलिए। नहीं ना सुने क्या? काहे नहीं सुने? वही तो हम बोल रहे हैं ना, बात करिएगा। और लिख रहे थे तो कुछ बात करने की क्या जरूरत होती है लिखने में? हाँ बोलिए। नहीं देखिए, इल्तुतमिश के बारे में यदि बोले तो इल्तुतमिश है गुलाम वंश के शासक था, ठीक है, लेकिन इसका ये वंशज किसके वंशज थे? इसमें क्वेश्चन में आप लोग के साथ सेट में एक दिन क्वेश्चन आया हुआ था, क्या था? संसवनी वंश, शमसी वंश हो जाएगा, शमसी वंश का था, यही था आंसर। नहीं याद होगा किन्हीं को नहीं, क्योंकि रिवीजन करवे नहीं करते तो याद कहाँ से होगा? शमसी वंश होगा, हम जान रहे हैं। तो इल्तुतमिश जो है शमसी वंश भी देता है, यानी किसके वंश का? आप देखिए किस वंश का शासक था तो क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का। लेकिन किस वंश से संबंध रखता था तो वो हो जाएगा शमसी वंश से, ठीक है। जैसे मोहम्मद गजनी की यदि हम बात करते हैं तो गजनी साम्राज्य या गजनी वंश भी है, ठीक है, लेकिन मोहम्मद गजनी जो है किस वंश से शासक था? गजनी का शासक था, एक मिनट बताते हैं, गौरी का शायद था, किसी का बता देंगे, उसमें कुछ अलग देता है, ठीक है। और मोहम्मद गौरी के बारे में अभी बताए थे, मोहम्मद गौरी जो है ये संसवनी वंश से संबंधित रखता है। मोहम्मद गौरी के बारे में यदि बोले तो कौन सा वंश हो जाएगा? संसवनी वंश हो जाएगा। और अभी कुतुब ये इल्तुतमिश के बारे में बोले तो ये शमसी वंश का था, ठीक है। आगे अभी हम बता रहे थे आपको, कहाँ थे? अलाई दरवाजा वहां हो गया। चलिए इससे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश पर आते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उत्तराधिकारी कौन बना?
आराम शाह, जो अयोग्य शासक के रूप में साबित हुआ, मात्र 8 महीने तक शासक रहा और इसे मारकर जो है गद्दी पे कौन बैठ गया? इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास गुलाम तथा दामाद दोनों था, इसलिए इतिहास में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है और एक जो तुर्क ए चहलगानी नामक संस्था का गठन करता है। तुर्क ए चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। और ये क्या होता है? तो 40 तुर्क सरदारों का दल होता है। क्या होता है? 40 तुर्क सरदारों का दल होता है और जिसे आगे चल के विनाश करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बलबन के द्वारा। यानी तुर्क ए चहलगानी का विकास किसके द्वारा किया गया? बर्बाद किसके द्वारा किया गया था? विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे पहले क्या बोलिए? हम कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बताए, इल्तुतमिश का नहीं बताए हैं। ठीक है, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है। और आगे चल के अब इसी का दामाद का नाम भी आगे हम बताते हैं। आगे इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान। इससे पहले कुछ समझ लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चहलगानी का स्थापना किया गया। इसके साथ साथ जो है इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को भी पूरा करने का काम करते हैं और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इससे पहले अपनी राजधानी को परिवर्तित करने का काम करते हैं, जो कि लाहौर से नई दिल्ली स्थापित करते हैं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, और नई दिल्ली को स्थापित करने का काम किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए तो। क्या? कौन सिक्का? अच्छा हाँ, शुद्ध अरबी का सिक्का जारी करने वाला शासक तो इल्तुतमिश ही थे। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सिक्का कौन जारी किए थे? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। हाँ, दिल्ली गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। और इसके आगे चल के इनकी मृत्यु होती है 1236 में। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? 1236 में। और आगे चल के इनकी बेटी बैठती है रजिया सुल्तान गद्दी पे, जो कि इतिहास में प्रथम महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान को जाना जाता है। और रजिया सुल्तान की शादी होती है अल्तुनिया से। आप बोल रहे थे इल्तुतमिश का दामाद का नाम अल्तुनिया हो जाएगा, जो ये भटिंडा का शासक था। कहाँ का था? भटिंडा का शासक था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हो जाती है रजिया सुल्तान की 1240 में। 1240 में कैसल के पास जो है डाकू के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चल के अब एक जो है गुलाम वंश के ही शासक थे नसरुद्दीन महमूद, जिनके बारे में कहा जाता है जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने का काम करते थे। क्या करते थे? टोपी सीकर अपने जीवन निर्वाह करने का काम करते थे, जो कि बलबन के द्वारा जो है इसे गद्दी पे बैठाया गया था। ठीक है, बलबन के द्वारा बैठाया गया था। और आगे चल के जो बलबन फिर इसको गद्दी से हटाकर जो है 1266 में और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। और बलबन गुलाम वंश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत क्वेश्चन भी इससे बनता है। जो लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। ये बताना है लौह एवं रक्त की नीति जो है किसके लिए आया था? तो अपने विरोधियों के प्रति जो है लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आगे की बात यदि करें, बलबन के द्वारा जो है अभी इससे पहले बताया तुर्क चहलगानी का विनाश भी किया गया था इसी के द्वारा। ठीक, और गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन होता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स होता है। क्या होता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। यानी कहने का मतलब कुल इंपोर्टेंट जितना पॉइंट है उतना बता दिए। आगे है खिलजी वंश, जो कि कब से कब तक गुलाम वंश चला? 1206 से लेकर 1290 तक चला है। 1290 के बाद खिलजी वंश आता है, 1290 से 1320 तक आता है। कब से कब तक? 1290 से 1320। 1290 में जो है खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की जाती है। और खिलजी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी कैसे हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है। ठीक है, 1290 से लेकर 1296 में रहते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मात्र 6 साल। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाते हैं 1296 में गद्दी पे और 1316 तक रहते हैं, यानी 20 साल ये शासन किए हैं। फिर 16 से लेकर 20 तक में जो है नसरुद्दीन मुबारक खिलजी, यानी मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? मुबारक खिलजी हो जाएंगे। ठीक है, और खिलजी वंश के बाद कौन सा आ जाते हैं? इसमें बहुत सारा खिलजी वंश में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश का संस्थापक बताइएगा, सभी को बताएंगे, एक दिन में पॉसिबल तो है नहीं। तुगलक वंश जो है संस्थापक कौन हो जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश कब से कब तक चलता है? 1320 से लेके 1414 तक। अब बताना तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएंगे। और नासरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में जो है किसका आक्रमण होता है?
तैमूर लंग का आक्रमण होता है। और तैमूर लंग आक्रमण कब करता है? 1398 में करता है। नसरुद्दीन महमूद जो है के काल में जो है तैमूर लंग आक्रमण करता है। और इसके बाद जो है तुगलक वंश घिसते फिरते कब तक चलता है? 1414 तक चलता है। और तैमूर लंग का ही सेनापति होता है खिदिर खां। और 1414 में खिदिर खां के द्वारा जो किस वंश का स्थापना किया जाता है? सैयद वंश का स्थापना। यानी सैयद वंश के संस्थापक कौन हो गए? खिदिर खां हो गए। और 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश चला है। और फिर 1451 में किस वंश का स्थापना हुआ है? लोधी वंश का स्थापना। और लोधी वंश का स्थापना किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा। और कब तक चला लोधी वंश? 1526 तक चला है लोधी वंश। ठीक है, छोड़ दे, टाइम तो नहीं हुआ है, मात्र आधा घंटा करवाना है। आपके बैच में तो आके करवा देते, सभी लोग परेशान रहते हैं कि हम उस बैच में बैठेंगे तो उसी बैच में बैठेंगे। ठीक है, आधा घंटा इसमें करवा देते हैं, आधा घंटा बाकी दूसरे बैच में करवा देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है छोड़ दो कसर। ठीक है, अब बाकी क्या है कि आप लोग कोशिश करिए घर पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। ये तो कर सकते हैं ना, पर डे का बिहार पुलिस बैच का जो भी वीडियो होगा उसको कोशिश करिएगा देखने का। जीके जीएस या किसी भी बैच का जीके जीएस होगा आपके लिए सफिशिएंट होगा। और इतना जान लीजिए जितना करवाया जा रहा है, जो होमवर्क मिलता है उसको कोशिश करिए उतना कंप्लीट करने का। सेट बताइए पहले या दूसरे तीसरे दिन का सेट में था इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? क्या हुआ? किसमें था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो गुलाम वंश की शासिका थी। ये भी यही पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं, शमसी वंश सही है। देखिए अब क्या है, जो भी क्वेश्चन है तो उसको आप रिवीजन करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। नहीं रिवीजन कीजिएगा बात बराबर हो जाएगा। जान लीजिए जीके जीएस जितना आसान चीज है उतना ही मुश्किल भी है। बार बार कोशिश करिए, कम से कम नजरों से गुजारते रहे, कानों से गुजरते, यानी कहने का मतलब सुनने को मिलना चाहिए। अपने आप याद हो जाएगा, पता नहीं चलता है कि कब याद होता है नहीं होता है। ठीक है, अभी क्या है देखिए, हम बताने की कोशिश करते हैं, बिना बुक देखे हुए कोशिश करते हैं, बहुत सारा पॉइंट जो है छूट जाता है। फिर जब क्वेश्चन आता है तो फिर याद आता है कि सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी जो है यानी किसके काल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के काल में हुआ था पहला। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन धीरे धीरे करके याद आता है। तो लेकिन याद रहता सब कुछ है, इसलिए कोशिश करिए बार बार सुनने का, आपको भी याद रहेगा, पता नहीं चलेगा कि हमें क्या आता है नहीं आता है। और सेट में नंबर एक ही बार किन्हीं को बढ़ने जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। पैसेंस रखिएगा। ठीक है, पैसेंस के साथ मेहनत कीजिएगा, बेहतर जरूर होगा। और इतना जान लीजिए आप जिस जगह पे आए हैं बेहतर जगह पे हैं और बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बस एक ही बात को करना है, पर डे का सेट कंप्लीट करिए, सेट के साथ जो होमवर्क मिलता है होमवर्क कंप्लीट करिए, और इसके साथ क्यूज पे विशेष ध्यान दीजिए, अपने आप हो जाएगा। आप जान लीजिए यहाँ के क्यूज के लिए कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं, क्या नहीं आते हैं? आपके बैच में भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, आप खगड़िया से आए थे ना, आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को जी, समझ में आ रहा है? कुछ बेहतर लग रहा है? कुशेश्वर स्थान से, दरभंगा से ना। ठीक है, बेहतर लग रहा है ना? क्या कितना है? दरभंगा 70 किलोमीटर आगे, जबकि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, अब समझ लीजिए सबसे लास्ट छोर पे हुए। ऐसे नहीं, और सारे बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत जगह के लोग आते हैं, बस इस चीज के लिए कि नहीं वहां बेहतर होता है। और आप लोग यहाँ पे यदि आके बैठते हैं तो आप लोग को लग रहा है कुछ होता ही नहीं है। हम समझते हैं, कहावत जानते हैं, घर की मुर्गी होता है। देखिए सभी लोगों को पता भी था ना, ये जो आसानी से कोई भी चीज मिलता है ना, कोई बात ज्यादा नहीं, आसानी से कोई भी चीज मिलता है तो उसका महत्व नहीं होता है। अगर परेशान होकर यदि उस चीज को अगर आप प्राप्त करेंगे तो तब जाके पता चलती है। अगर कोई इंटर पास करे उसे नौकरी मिल जाए तो नौकरी की अहमियत देगा? वो नहीं देगा, कभी नहीं देगा, कहेगा ऐसे ही होता है, कुछ पढ़ना कहाँ पड़ता है, बिना मेहनत का हो जाता है। अगर 3-4 साल यदि क्या हुआ, अच्छा, अगर आप कंटिन्यू यदि मेहनत करते हैं, 3-4 साल करते हैं, एक आध बार मतलब असफल हो जाते हैं, ठीक है, उस स्थिति में आपको पता चलेगा कि जो क्या नौकरी क्या होता है और कैसे लिया जाता है। इसलिए कोशिश करिए, मेहनत कीजिए, एक बार अपना 100% दीजिए। हम सभी से कह रहे हैं, एक बार अपना 100%, जितना आपका क्षमता है ना उतना मेहनत कर लीजिए और एक बार में सक्सेस होइए। अगर एक बार में सक्सेस होइएगा, एक बार में यदि रिजल्ट आता है तो फिर आगे मनोबल बहुत हाई हो जाएगा। फिर सोचिएगा जब ये हो सकता है तो और कुछ बेहतर हो सकता है। तो मनोबल को हाई करने के लिए एक बार सीधा इंसान जो है ना, ये इंसान की प्रवृत्ति, हम बार बार बोलते हैं इस चीज को, एक बार में 100% कोई दे ही नहीं सकता है। जब तक एक बार 2 बार ठोकर नहीं खाता है ना, तब तक नहीं पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए था। इसलिए एक बार जितना आपके पास क्षमता है कोशिश करिए, 2 महीना 3 महीना बढ़िया से कष्ट कर ले, मेहनत कर ले,
ठीक है, आगे कष्ट करने की जरूरत नहीं होगा। अभी सीखने का समय है, सीखते जाइएगा, बहुत सारा चीज नया मिलेगा। और देखिए स्टार्टिंग दौर में ही जितना मेहनत लोग करते हैं ना, सीख पाते हैं, वही रह जाता है। 3-4 साल के बाद पढ़ने का इच्छा नहीं होगा, मेमोरी भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, शिथिल नहीं होता है। यदि आप उपयोग नहीं करिएगा मेमोरी का तो वो तो शिथिल पड़ ही जाएगा ना। इसलिए अभी समय है, अभी मेहनत कर लीजिएगा। हो सकता है बिहार पुलिस में सिलेक्शन ना हो, बेहतर हो जाएगा, तैयारी बेहतर हो जाएगा, दरोगा में होगा, लेकिन होगा तो जरूर ना। इसलिए कोशिश ये करना है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं अपना 100% दे, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं दीजिएगा फिर पता चलेगा इस बार इतना ढेर सारा वैकेंसी है ना, समझिए सबसे पहली बार है इतना वैकेंसी बिहार में। 21,392 कम नहीं है। 1,05,000 रिजल्ट, समझिए 7,000 रिजल्ट आएगा। 1,07,000 रिजल्ट आएगा जो प्री क्वालिफाई करेंगे, यानी फिजिकल के लिए 1,07,000 स्टूडेंट चुने जाएंगे और 1,07,000 फिर 21,391 स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है। अब अनुमान कर लीजिए मेहनत इसमें ज्यादा है कि मेहनत फिजिकल में ज्यादा है? इसमें ज्यादा। जब तक प्री रिजल्ट नहीं होगा तो फिजिकल में कहां से जाइएगा आप? ठीक है, हम जान रहे मेहनत फिजिकल में ज्यादा है, वहां ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब वहां ज्यादा करने पड़ेगा, यहाँ नहीं कीजिएगा तो वहां करने के लिए बचेगा कहाँ? आप रहिएगा तब ना कीजिएगा वहां मेहनत। इसलिए कोशिश ये करना पहले इतना मेहनत यहाँ करें कि वहां तक हम पहुंच पाए। और 1 लाख जानते हैं पूरे भारत में, इंडिया में 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी आता है तो कितना फॉर्म भराता है? 1 करोड़ फॉर्म भराता है। 1,30,00,000 के आसपास फॉर्म गिरा था पिछले बार। और अभी आपके बिहार पुलिस में 1,05,000 रिजल्ट तो देगा ना। इसमें प्री कितने लोग क्वालिफाई करना है, कितने फॉर्म कितने भरेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 नहीं 15 लाख फॉर्म भरेंगे। हाँ, बिहार पुलिस 10 लाख से कम नहीं भरेंगे, ठीक है। हाँ, 15 आराम से जाएगा। तो आप समझिए 10 से अब 15 लाख फॉर्म भरा जाएगा। आप अनुमान कर लीजिए 15 लाख में 1 लाख के बीच में आना है, तो कंपटीशन आपको इसमें है कहाँ? इसमें कंपटीशन नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करना है बेसिक चीजों को, जो है जो भी हल्का क्वेश्चन है उस चीजों वो चीज नहीं छूटे, ठीक है। बस उतना चीज को कम से कम नहीं छोड़ना है, कोशिश इतना ही करना है। विद्वान अभी बनने के लिए कोई लोग नहीं सोचिएगा, कोशिश करिए जरूरत का चीज आना चाहिए, हमें रिजल्ट हो जाएगा। और रेगुलर रहिएगा तभी पता चलेगा। अभी आज पता है गर्ल्स में कितने लोग संख्या में है? 55 के करीब में 55 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। फिर पता चलेगा कभी 25 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं। इसलिए रेगुलर रहिएगा सभी लोग। कम हम जानते हैं आज भी ऐसे लोग होंगे जिनका 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर भी होगा। क्या नहीं होंगे? ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो उनको बस मनोबल को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है कि मेहनत करते रहना, आगे जरूर बढ़ेंगे। आज 15 नंबर आ रहा है तो एक दिन 25 भी आएगा, 30 भी आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन आता है उसको सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। ठीक, रहने देते हैं इसमें। स्टॉप कर दो।